नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 50 नंबर जो लेक्चर है वो करने जा रहे हैं। देखिएगा, आज अपने जो भी टॉपिक शुरू होगा और इससे आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडोक्राइनोलॉजी जो बुक है ये बीएससी थर्ड ईयर के अंदर तो डिटेल में लगती है, और जो बीएससी बीएड जो क्लास है उसके अंदर शॉर्ट में लगती हैं कुछ टॉपिक्स केवल, कुछ हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स जो हैं उनके टॉपिक्स लगते हैं, जो मैंने आपको करवा दिए हैं सारे, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओवरी हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे जो अपने कुछ हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन का कैसे कंट्रोल करते हैं, फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओस्ट्री साइकिल है, वो सारी की सारी चीज़ें बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर लगती हैं। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंडोक्राइनोलॉजी है वो अब खत्म हो चुकी है। अब अपने जो एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं वो केवल किसके लिए लगती है, बीएससी थर्ड ईयर के लिए लागू होती है, या यूँ कह सकते हैं अब जो अपने सिलेबस, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के अंदर इस बुक का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर इस बुक का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी। ये तो है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इस बुक का नाम है फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो फिजियोलॉजी अपने बाद में करेंगे, परंतु एंडोक्राइनोलॉजी है जो आपको मैंने करवा दी है, पूरी उसकी जो पार्टीशन जितना भी वो करवा दिया है। अब अपने केवल बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी का अब जो भाग चलेगा जिसमें अब अपने फिरोमोन्स भी पढ़ने हैं, कुछ रिप्रोडक्शन से संबंधित हार्मोन्स भी और पढ़ने हैं, और इथोलॉजी पढ़ेंगे आगे, जो केवल किसके लिए लगती है, बीएससी थर्ड ईयर के लिए लगती है। तो अब देखिएगा, बात कर रहे हैं अपने जो आज अपना टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुएशन एंड लैक्टेशन। एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब देखिएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, आरोपण, प्रसव व दुग्ध स्त्रावण की अंतःस्रावी स्त्रावण का अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा नियंत्रण, यूँ कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा अंडोत्सर्ग, आरोपण, प्रसव, दुग्ध स्त्रावण का नियंत्रण, एक ही बात है। एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुएशन एंड लैक्टेशन, इसकी बात अपने यहाँ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग क्या है, परिभाषाएं बता देता हूँ मैं चारों की। पहले तो अंडोत्सर्ग क्या है इसकी अपने बात कर ले। तो अंडोत्सर्ग क्या चीज़ होती है ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्या है जो अपने पढ़ चुके हैं। तो अंडोत्सर्ग एक ऐसी घटना है जिसमें अंडाशय के अंदर जो पुटक होते हैं उनके अंदर अंडे या सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद में क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो रज चक्कर के 14वें दिन फट जाती है, और फटने के बाद में जो अंडा होता है वो अंडाशय से बाहर आ जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, जो कि रज चक्कर के 14वें दिन होने वाली घटना है। अगली घटना है आरोपण। आरोपण जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। आरोपण की यदि हम बात करें तो आरोपण का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी घटना है
कि जिसके अंदर, या यूँ कह सकते हैं ये निषेचन के बाद होने वाली घटना है। कौन सी? आरोपण। तो निषेचन के बाद में क्या होता है कि जो अंडा है या सेकेंडरी oocyte है वो फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद में हमें ये मान लेते हैं कि उसका निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद में जाइगोट से फिर मोरुला बनता है, और मोरुला से जैसे जैसे ब्लास्टुला बनता है, क्या बनता है? मोरुला से जैसे जैसे ब्लास्टुला बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो ब्लास्टुला फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं रहता है, वो बल्कि गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट जो लेयर होती है उसके अंदर आकर के धंस जाता है। धंस मतलब उसके साथ आकर के संबंध बना लेता है या उसके साथ आकर के जुड़ जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये निषेचन के 7वें दिन होने वाली घटना है, और रज चक्र के हम कह सकते हैं 21वें दिन होने वाली क्या है? घटना है आरोपण। तो आरोपण का अगर हम सीधा बोलें, एक ऐसी घटना, या यूँ कहते हैं निषेचन के बाद में ब्लास्टुला का कहाँ जाकर धंसना? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर धंसना क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। अब बात आती है प्रसव, पार्चुरेशन। अब प्रसव की यदि हम बात करें तो प्रसव क्या है? जैसे ही गर्भावस्था पूरी होती है किसी भी फीमेल के अंदर, तो गर्भावस्था पूरी होने के पश्चात गर्भ का या बच्चे का योनि मार्ग से बाहर आना, या उसका बर्थ होना, या उसका जन्म होना क्या कहलाता है? प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। और पार्चुरेशन भी एक हार्मोन द्वारा कंट्रोल्ड क्रिया है, हार्मोन के द्वारा नियंत्रित क्रिया है। तो प्रसव या पार्चुरेशन भी समझ में आ गया। दुग्ध स्त्रवण का मतलब क्या है कि प्रसव के पश्चात जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा जो दुग्ध का स्त्राव होता है, उस घटना को क्या कहते हैं हम? लैक्टेशन या दुग्ध स्त्रवण कहते हैं। क्योंकि दुग्ध का जो स्त्रवण है वो बच्चे के लिए आवश्यक होता है। बच्चे के जन्म के पश्चात में जो माता का, आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ, माता का जो प्रथम स्रावित दूध उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, वो पीले रंग का गाढ़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो वो क्या घटना क्या कहलाती है? दुग्ध स्त्रावण। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये चारों जो घटनाएं, चाहे अंडोत्सर्ग हो, चाहे आरोपण हो, चाहे पार्चुरेशन हो, चाहे लैक्टेशन हो, चारों घटनाएं जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा कंट्रोल होती है, या एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके द्वारा नियंत्रित क्रियाएं हैं। और प्रत्येक हार्मोन अपने एक निश्चित समय पर ही कार्य करता है, जिसके द्वारा फिर जैसे हमने पढ़ा भी है कि जैसे अंडोत्सर्ग है, तो अंडोत्सर्ग के लिए क्या है कि जो LH हार्मोन है वो रज चक्र के 14वें दिन उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और LH हार्मोन की जैसे सांद्रता बढ़ती है तो कौन सी घटना होती है? अंडोत्सर्ग की घटना संपन्न होती है। हालांकि इसके अंदर हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अगर बनता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनेगा एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, और वो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जो बना हुआ हार्मोन है वो क्या करता है? इस अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। उसके बाद में यदि हम बात करें जैसे आरोपण की, तो आरोपण की यदि हम बात करते हैं तो आरोपण जो है ये भी एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित क्रिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही जैसे ही ब्लास्टुला अवस्था कहाँ पर आती है? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के संपर्क में आती है, तो क्या होता है कि आरोपण के लिए आपको मैंने बताया था कि जो अपना कार्पस ल्यूटियम है वो अंडाशय के अंदर बनी है, तो वो अंडाशय के अंदर अगर बनी हुई है तो वो क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करती है या निर्माण करती है। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो किसको? गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर LH जो है वो बना रहेगा, और LH अगर बना रहता है तो कार्पस ल्यूटियम भी बना रहेगा, और कार्पस ल्यूटियम अगर बना रहता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बने रहेंगे, जिससे आरोपण की घटना पूर्ण होती है। उसके अलावा प्लेसेंटा के द्वारा जो है मनुष्य में जो प्लेसेंटा बन जाता है तो उसके द्वारा जो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो भी स्रावित होता है। ये HCG जो हार्मोन है ये भी क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को बनाए हुए रखता है। ये भी क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को बनाए हुए रखता है। और चाहे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो चाहे HCG हो, दोनों ही कार्पस ल्यूटियम को बनाए हुए रख रहे हैं, और दोनों ही अवस्थाओं में कार्पस ल्यूटियम अगर बनी रहेगी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बने रहेंगे। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हमने कार्य पढ़ा था कि ये दोनों ही हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन। और खासकर प्रोजेस्टेरोन की यदि हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था में इसकी सांद्रता ज़्यादा रहती है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी हमने कहा जाता है। अब बात करते हैं हम प्रसव की। तो प्रसव एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है,
और बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके लिए क्या होता है कि इसका भी हार्मोन्स के द्वारा क्या है नियंत्रित होने वाली प्रक्रिया है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या काम करता है कि गर्भावस्था को बनाए रखता है, और जैसे जैसे गर्भावस्था पूर्ण होती है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी तुलना में एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है गर्भाशय की जो आरेखित पेशियां होती है, मायोमेट्रियम के अंदर आरेखित पेशियां पाई जाती हैं, उन आरेखित पेशियों के अंदर क्रमांकुंचन उत्पन्न कर देता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो मतलब गर्भावस्था जैसे कंप्लीट होती है, प्रसव अवस्था जैसे ही आती है तो क्या होता है कि जो इसका एस्ट्रोजन है उसकी सांद्रता तो क्या बढ़ने लगती है और प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता जैसे ही कम होती है, एस्ट्रोजन की बढ़ेगी तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में क्या होने लगता है, क्रमांकुंचन होने लगता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसी दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जो गर्भावस्था की समाप्ति पर या प्रसव क्रिया के दौरान जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है कि गर्भाशय की जो संकुचनशीलता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब देखिएगा एस्ट्रोजन भी बढ़ गया, उसके अलावा कौन सा बढ़ गया, ये अपना ये ऑक्सीटोसिन भी बढ़ गया, एस्ट्रोजन भी बढ़ गया, दोनों हार्मोन बढ़ गए। बढ़ने से क्या होता है, गर्भाशय की संकुचनशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो गर्भाशय से खिसकते हुए सर्विक्स से होते हुए वेजाइना की ओर आ जाता है। अब देखिएगा कि वेजाइना की ओर जब आता है तो बच्चा वेजाइनल जो पथ है उससे होते हुए शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के लिए कितने हार्मोन जिम्मेदार हो गए, 2 हार्मोन जिम्मेदार हो गए, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। तो दोनों जिम्मेदार होते हैं। और उसके अलावा जो है थोड़ी बहुत मात्रा में भ्रूणीय एड्रिनल ग्रंथि जो है उसके द्वारा क्या है, कार्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन का भी स्राव होता है। किसका, कार्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों, ये भी एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर के किसकी कौन सी क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये भी प्रसव को नियंत्रित करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन के लिए 2 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, एक तो प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो गर्भाशय जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। कौन सा, प्रोलैक्टिन। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो प्रसव में भी सहायक था और साथ में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनमें संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है कि दुग्ध स्त्रावण होता है। और ये घटना कब होती है, जब बच्चा अपनी माता के स्तन ग्रंथियों को अपने मुंह से छूता है तो उस समय उसके अंदर क्या होता है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बनते हैं, जिसके द्वारा क्या है, दुग्ध स्त्रावण की क्रिया प्रेरित होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चारों ही घटनाएं, चाहे अंडोत्सर्ग हो, चाहे आरोपण हो, चाहे प्रसव हो, चाहे दुग्ध स्त्रावण हो, चारों ही घटनाएं क्या है, हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन है उनके द्वारा नियंत्रित एक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, जो मैंने परिभाषाएं आपको बता दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन की। तो ओवुलेशन की यदि हम बात करें तो मैं थोड़ा सा, वैसे ये पढ़ा हुआ प्रोसेस है जिसको अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अंडोत्सर्ग क्या चीज़ है, और थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपको। और साथ में क्या है कि इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है उसको थोड़ा सा अपने यहाँ आउटलाइन के रूप में पढ़ते हैं। तो पहली घटना कौन सी है, ओवुलेशन। ओवुलेशन ओवुलेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। अब देखिएगा अंडोत्सर्ग, अंडे का उत्सर्जन होना, अगर सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो अब यहाँ अंडे का उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि हमने बात देखी थी, थोड़ा मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, वापस हल्का रिवाइज ही हो रहा है ये टॉपिक एक्चुअली में, क्यों मैंने पढ़ लिया ये टॉपिक, परंतु ये आपके अलग से एक टॉपिक लगता है, एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यानी इनके साथ में ही लगता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ
समझाया हुआ है पहले इस टॉपिक ओवुलेशन को, हालांकि ये तीनों टॉपिक अपने लिए नए हैं, परंतु ये टॉपिक अपने लिए क्या एकदम समझा हुआ टॉपिक है, परंतु उसको हल्का या रिवाइज करके इसको मैं यहाँ खत्म करना चाहूँगा। तो ओवुलेशन के लिए देखो, अंडोत्सर्ग के लिए हम बात करें क्या चीज़ होती है। हमने बात की थी कि जो अपने अंडाशय होता है फीमेल का, उसके अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, अंडा या सेकेंडरी oocyte मौजूद होता है। अपनी बात की थी इस तरह से अपने बात की थी। इस तरह से अपने बात की थी, याद है तो आप। इस तरह से अपने बात की थी। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये वेजिकुलर फॉलिकल बनता है, फिर ये कौन सा बनता है, ग्राफिन फॉलिकल, ऐसा आपने जिक्र कर चुके हैं, ग्राफिन फॉलिकल। फिर ये रैप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये अपना क्या है, ओवा। ये क्या है, ओवा। अब देखिएगा, ये कार्पस ल्यूटियम है, आपको पता है, ये कार्पस एल्बिकेंस होता है। ये क्या कार्पस एल्बिकेंस है। अब देखिएगा, ये सबसे पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनता है। प्रीमोर्डियल से प्राइमरी कैसे बनता है, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, अपनी यहाँ पर केवल आउटलाइन बात कर रहे हैं। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, जब लड़की जन्म लेती है तो उसके अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। अब लड़की 12 से 14 वर्ष की जब आयु होती है तो उसके अंदर प्रथम बार रज चक्र जब प्रारंभ होता है, तो होता क्या है कि जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो एक रज चक्र के दौरान 10 से 12 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स अगली अवस्था में जाते हैं। कौन सी अवस्था में, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनते हैं, वेजिकुलर फॉलिकल्स बनते हैं। वेजिकुलर फॉलिकल्स किस में चेंज होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होते हैं। ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर फॉलिकल होता है, परिपक्व फॉलिकल होता है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल जब बनता है तो इसके अंदर मौजूद या तो ओवा मौजूद होता है या क्या मौजूद होता है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, तो ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है। अब ग्राफिन प्रीमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। अब देखिएगा कि ये घटना रज चक्र के मैंने बताया था 6 से 13वें दिन संपन्न हो जाती है। कौन सी, इसको कहते हैं प्रचुरोद भवन अवस्था या पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था या पुटक प्रसारण अवस्था। इस अवस्था को बोला जाता है क्योंकि पुटक अगली अवस्थाओं में जा रहे हैं, तो पुटकों का प्रसारण अगली अवस्थाओं में हो रहा है या वो चेंज हो रहे हैं, तो ये घटना पुटक प्रसारण अवस्था कहलाती है। रज चक्र की अवस्था है ये, और इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, FSH हार्मोन, जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है। अब होता क्या है कि ये रज चक्र के दौरान ये घटना घट गई, 6 से 13वें दिन, 14वां दिन जैसे ही आता है तो उस दौरान LH हार्मोन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी तुलना में, FSH हार्मोन की तुलना में इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही बढ़ती है तो क्या होता है कि जो LH हार्मोन है ये इसकी जो थिका एक्सटर्ना जो परत होती है उसको प्रेरित कर देता है। थिका एक्सटर्ना जैसे प्रेरित होती है तो क्या होता है कि थिका एक्सटर्ना के द्वारा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम स्रावित होते हैं। वो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं कि इस लेयर को तोड़ देते हैं, ग्राफिन फॉलिकल की लेयर को तोड़ देते हैं। अब ग्राफिन फॉलिकल की लेयर जैसे ही टूटती है उसी दौरान क्या होता है कि यहाँ अंडाशय के द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, अंडाशय द्रव के ऊपर यानी अंडाशय के अंदर कर्माकुंचन उत्पन्न करेगा, और कर्माकुंचन जैसे उत्पन्न होता है तो अंडाशय द्रव जो है वो सारा कहाँ घुस जाता है, इस फॉलिकल के अंदर घुस जाता है। और फॉलिकल में घुसने के बाद में क्या होता है कि जो फॉलिकल है वो फट जाता है। फटते ही क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर मुक्त हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं ओवा मुक्त हो जाए। कुछ जंतुओं में मैंने बताया था ओवा होता है, कुछ में सेकेंडरी oocyte मुक्त हो गया। ये फ्री होने के बाद में कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो, वो आगे की बात अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि ये घटना क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाती है। कि ग्राफिन फॉलिकल का फटना, फट करके ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाती है। अब देख लिए इसके लिए हार्मोन की यदि हम बात करें तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एडिनो हाइपोफाइसिस। जैसे हम बात करें सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा स्रावित होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ आया, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आया, हाइपोफाइसिस के पास आया। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करती है, LH का स्राव करती है।
कौन से दिन? रज चक्कर के 14वें दिन। ये घटना कब होगी? रज चक्कर के 14वें दिन। अब क्या होगा? 14वें दिन जैसे ही ये बनेगा LH, कहाँ पर आता है? ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या हो जाता है? अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन हो जाता है। तो ये घटना देखिएगा कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल हो रही है? LH के द्वारा हो रही है। और साथ में LH के प्रभाव में यहाँ पर कौन कौन काम कर रहे हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम व प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये घटना क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अब क्या होता है? अंडोत्सर्ग हो गया, होने के बाद में अंडा चला गया कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो अंडोत्सर्ग, ग्राफियन फॉलिकल का फटना और अंडे का बाहर निकलना। अब क्या होता है कि जो फटी हुई फॉलिकल सेल्स होती हैं वो आगे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। अब अगर निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने बनी रहती है, क्योंकि इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते रहेंगे। अब यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि दो छोटी छोटी बातें और हैं। एक नाम आता है एट्रेशिया और एक आता है एट्रेटिक फॉलिकल्स। एट्रेशिया क्या है कि एक रज चक्र के दौरान जो 10 से 12 या कुछ किताबों में 6 से 12 लिखे हैं, तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो अगली अवस्थाओं में जाने के लिए जाते हैं। 10 से 12 फॉलिकल्स अगली अवस्थाओं में जाने के लिए प्रेरित होते हैं, परंतु अंत में कितना फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो पाता है? केवल एक फॉलिकल चेंज हो पाता है। तो शेष फॉलिकल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए फॉलिकल्स की घटना क्या कहलाती है? एट्रेशिया। और जो फॉलिकल्स नष्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। इसका आपने क्या देख लिया आज? ये एंडोक्राइन कंट्रोल देख लिया। थैंक यू।